नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एशिया में किस प्रकार का व्यापारिक नेटवर्क विकसित होता है और स्पेशली हम देखेंगे कि जो सिल्क रोड का विकास है वह किस प्रकार से विकसित होता है। इन रोडों के विकास से या इन व्यापारिक नेटवर्क के विकास से किस तरह से अंतरराष्ट्रीय ट्रेड व्यवस्था बनती है और इन ट्रेडों के साथ जो सभ्यताओं का ट्रांसफर है वह भी किस प्रकार से होता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं एशिया में व्यापारिक नेटवर्क का विकास तथा सिल्क रोड का विकास, जिसने वैश्विक स्तर पर ट्रेड नेटवर्क को डेवलप किया और सभ्यताओं के ट्रांसफर में प्रमुख भूमिका निभाई। हम सबसे पहले देख लेते हैं सिल्क रोड को, जो कि एशिया के क्षेत्र से प्रारंभ होता है और अरब के क्षेत्र से होता हुआ यह यूरोप के क्षेत्र तक सामग्री को पहुंचाने के लिए काफी सहायक सिद्ध होता है। तो हम देखें अगर सिल्क रोड के विकास के विषय में, तो इस मार्ग से लंबी दूरी के व्यापार किए जाते थे और उनमें हम ज्यादातर देखते हैं विलासिता की वस्तुएं ट्रांसफर की जाती है। इन विलासिता की वस्तुओं से जो लाभ होता था वह काफी ज्यादा होता था, लेकिन इस लाभ का आनंद शुरुआती समय में शासकों ने और कुलीन वर्गों ने लिया। जो आपके ये व्यापारिक मार्ग है, इन व्यापारिक मार्गों पर किसी न किसी राजवंश का नियंत्रण होता था और जिस राजवंश का नियंत्रण होता था वह दरअसल व्यापार पर ही नियंत्रण रखता था, क्योंकि वह कई प्रकार के टैक्स लेता था। किस प्रकार का माल इन मार्गों से जाएगा वह तय होता था। उसके अलावा जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों को राजसी संरक्षण मिलता था और जब राजसी संरक्षण मिलता था तो वह इसलिए मिलता था ये व्यापारी किसी न किसी कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे। इन सब की वजह से हम देखते हैं कि जो व्यापार का लाभ है वह ज्यादा मिलता है किसको? शासकों को और कुलीन वर्गों को। एशिया और यूरोप के बीच नियमित व्यापार संबंध विकसित हुए हम देखते हैं, और वो भी कब से? दूसरी शताब्दी बीसी से। तो जो आपका दूसरी शताब्दी बीसी का काल है, वहां से एक बड़े स्तर पर हम व्यापारिक लेन देन को देखते हैं। हालांकि आप ध्यान रखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य भी अपनी समृद्धि के शिखर पर था तो उस समय भी पश्चिम के साथ व्यापार काफी तेजी से हो रहा था, लेकिन जब यह उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो इंडो ग्रीक शासक है इनके कंट्रोल में आएगा तो यह भारतीय प्रोडक्ट्स को विदेशों में पहुंचाने के लिए, या हम कहें रोम में पहुंचाने के लिए, काफी प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। जो यह व्यापार विकसित हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस व्यापार में देखेंगे कि जो पश्चिम में रोमन साम्राज्य है उसने प्रमुख भूमिका अदा की, और पूर्व में जो भारत है उसके अलावा जो चीन है और चीन का भी हान साम्राज्य, इसने प्रमुख भूमिका अदा की। जो पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर रेशम की अत्यधिक मांग हम देखते हैं, और उस मांग में जो भारत का क्षेत्र है वह तो उत्पादन कर ही रहा था या आपूर्ति कर रहा था, लेकिन जो प्रमुख उत्पादन करता है वह मुख्यतः हमको चीन मिलता है। मतलब चीन का रेशम बहुत तेजी के साथ इन क्षेत्रों में पहुंचता है, तो रोमन में चीनी रेशम की बहुत डिमांड होती है। ये जो चीनी रेशम है यह मध्य एशिया के तकलामकान रेगिस्तान से होता हुआ पामीर पठार ईरान के माध्यम से एक लंबी यात्रा करके पश्चिम एशिया तक पहुंचता था। यहाँ से ये रोम के कुलीन वर्गों के हाथों में पहुंचाया जाता था। तो एक बड़े मार्ग से और कई माध्यमों से एशिया के व्यावसायिक उत्पाद यूरोप के क्षेत्रों तक पहुंचते थे। फिर विकास होता है सिल्क रोड का। इस सिल्क रोड से क्या होता है? एक बड़ा व्यापारिक मार्ग को मिलता है, लेकिन इस मार्ग से भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भले ही एक अच्छा मार्ग और लंबा रास्ता हमको मिल जाता है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं इनके लिए अलग अलग खतरे हम देख पाते हैं। क्योंकि जो मार्ग आपका मिलेगा, इस मार्ग के आसपास साम्राज्य होंगे और उन साम्राज्यों के अलावा कुछ जनजातियां भी होंगी, और साम्राज्यों में भी जनजातियों में भी कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो लुटेरे हैं जिनका काम लूटना है। तो यह इन व्यापारियों को लूटेंगे। साम्राज्यों में भी आप देखेंगे कुछ साम्राज्य ऐसे होंगे जो विकास में योगदान करेंगे इन व्यापारिक गतिविधियों का, लेकिन कुछ साम्राज्य ऐसे होंगे जो नियंत्रण रखना चाहेंगे पूर्णतः इस व्यापारिक मार्ग पे, या हम कहें इस व्यापार से होने वाले लाभ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यापारी हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो ईरान के शासक है वह मध्यस्थों की भूमिका में आते हैं, मतलब एक मीडिएटर का काम करते हैं ईरान के शासक, और जो व्यापारी हैं उन पर भारी टोल और सीमा शुल्क लगाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो रोमन है
जो ईरानी है, इनके बीच भी वैर भाव विकसित हो जाता है इससे, क्योंकि ईरान के कारण रोम में जो सामान पहुंच रहा है उसकी कीमत काफी बढ़ जा रही है। भाई व्यापारी लेके जाएगा सामान तो वो रास्ते में जितना भी टैक्स देगा, जो कुछ भी पे करेगा, वह अंतिम रूप से किससे लेगा? उपभोक्ता से, या जिसको माल वह बेचेगा। तो व्यापारिक कठिनाइयों का जो अंतिम प्रभाव है वह पड़ता था किस पे? रोम पे। इसीलिए जो रोम का क्षेत्र है और जो ईरान का क्षेत्र है, इनके आपस में संबंध हमको अच्छे नहीं मिलते हैं। प्रारंभिक शताब्दी का जब काल आता है तो कुषाणों का उदय होता है, और कुषाणों के उदय से जो काम ईरान कर रहा था, इस काम का अधिग्रहण कर लेता है कौन? कुषाण साम्राज्य। तो जब कुषाण साम्राज्य अधिग्रहण कर लेगा इस ईरानी प्रभाव का, मतलब जो ईरानी टैक्स बड़ी मात्रा में वसूलते हैं, अब उस पे आ जाएगा कुषाण साम्राज्य, और कुषाण साम्राज्य व्यापार को काफी प्रोत्साहन देगा। इससे कुछ समय तक के लिए यह व्यापार स्थिर रूप से चलेगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो रोम का क्षेत्र है और प्रायद्वीपी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अरबों की ही मध्यस्थता से व्यापार चल रहा है। जो अरब के व्यापारी हैं, इनके संबंध हम देखते हैं भारत के क्षेत्र से, और मध्यस्थ की भूमिका के रूप में ये लोग भारत के प्रोडक्ट को यूरोप के क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन व्यावसायिक समस्याओं के कारण हम देखते हैं बाद में समुद्री मार्गों की तेजी से खोज होती है, और प्रथम शताब्दी के काल तक आते आते समुद्री मार्ग हमको प्रभावशाली रूप में मिलने लगते हैं। फिर टाइम आता है जब भारत और रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग स्थापित हो जाता है। कैसे? जो अरब है, इन लोगों को अरब सागर में चलने वाली कॉमन प्रणालियों का ज्ञान था, लेकिन क्या करते थे ये लोग? इस ज्ञान को छुपा के रखते थे। मतलब इनको पता था कि अरब सागर में किस प्रकार से नाव चलाई जाती है और किस प्रकार से भारत के क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इन्होंने इस ज्ञान को छुपा के रखा, क्योंकि इसी के कारण एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका में ये लोग बने हुए थे और व्यापारिक हितों का लाभ ले रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है हिप्पेलस। हिप्पेलस नाविक है, कहाँ का? यूरोप का, जो खोज करता है किसकी? मानसूनी हवाओं की। हिप्पेलस नामक यह नाविक यह ढूंढ लेता है कि किस प्रकार से मानसूनी हवाएं काम करती हैं और कैसे इनका उपयोग करके हम भारत के क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो रोम और भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सके, इसके लिए हिप्पेलस इन मानसूनी हवाओं का उपयोग करेगा। पेरिप्लस ने दिखाया है कि जो हिप्पेलस के वर्णन है कि किस प्रकार से मानसूनी पवनों का इस्तेमाल करके भारत के क्षेत्र तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो पेरिप्लस ने यह बात बताई है कि जुलाई के महीने में ये जो हवा है वह बहती है लाल सागर से, और इसी के समय हम व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने से व्यापार पर जाने के लिए हम शुरू कर सकते हैं रोम के क्षेत्र से, क्योंकि इस समय हवाएं जो है वह अनुकूल है। इसके बाद जो लाल सागर और जो अरब सागर का संगम है, वहां पे इस हवा की दिशा का अनुसरण करके हम भारतीय तटों पर तेजी के साथ पहुंच सकते हैं। तो जो संगम का यह क्षेत्र है जिसे नाम दिया गया है ईडन, तो ईडन के क्षेत्र से बदलती हवा का उपयोग करके हम पहुंच सकते हैं कहाँ? भारत के क्षेत्र में। तो ये सारी घटनाएं बताता है कौन? हिप्पेलस, जिसका वर्णन हमको पेरिप्लस की पुस्तक में मिलता है कि किस प्रकार से हवाओं का उपयोग करके हम भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं सीधे तौर पे। जब यह सब कुछ हो जाएगा, व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाएंगे, तब हमको बड़े स्तर पर बंदरगाहों का विकास दिखेगा। पहले व्यापारिक मार्ग कहाँ से था? स्थलीय मार्ग से ज्यादा, लेकिन उसमें हम समस्याएं देख रहे थे कि रोम के व्यापारी किस प्रकार से समस्याओं का सामना कर रहे थे। सिल्क रोड का विकास हुआ था, उस सिल्क रोड के विकास से जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वह भी यूरोप के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, लेकिन समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ता है व्यापारियों को। इसकी वजह से समुद्री मार्गों की खोज हो जाती है। अब जो रोमन व्यापारी है, यह तांबा, टिन, शीशा, पुखराज, चकमक पत्थर, कांच, मनके बनाने के काम, कच्चा माल, तैयार उत्पाद, उत्तम गुणवत्ता की शराब, उत्तम बनावट के कपड़े, उत्कृष्ट गहने, सोना, चांदी, तो रोम के लोग अपने साथ ये सारे प्रोडक्ट्स ले आते थे। और भारत से वो लोग क्या ले जाते थे? मसाले, औषधि, जड़ी बूटियां, काली मिर्च, जटामांसी, मूलापराथम। ये मूलापराथम दरअसल एक औषधि थी जिसका उपयोग चोट के उपचार के लिए किया जाता था, तो इनका भी ट्रांसफर हो रहा था। इसके अलावा सिल्वर, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, फिरोजा,
सुलेमानी पत्थर, इंद्रगोप, सूर्यकांत, गोमेद, सीपियां, मोती और हाथीदार इमारती लकड़ियां, जिनको हम देख रहे थे मौर्य काल में भी काफी ट्रांसफर हो रही थी। इमारती लकड़ियां आप ध्यान रखिएगा, कनेक्ट करते हुए आप पढ़ते चलिए। जैसे पीछे आपने पढ़ा है जो कुछ, उसको आप आगे से कनेक्ट करते रहिए, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। इसके अलावा आबनूनस, चंदन, सागौन, बांस, वस्त्र, रंगीन कपड़े, मलमल, नील और लाख जैसे रंजक पदार्थ, तो यह सब कहा जा रहा था भारतीय क्षेत्र से रोम के क्षेत्र में। तो हम सीधा व्यापारिक मार्ग विकसित हुआ देखते हैं और भारत और रोम के बीच एक बड़े स्तर का व्यापार स्थापित होता है। रोम से कुछ प्रोडक्ट्स भारत आएंगे और बड़ी मात्रा में भारतीय प्रोडक्ट जाएंगे कहाँ? रोम के क्षेत्र में। इससे रोम का बहुत सारा धन भारतीय क्षेत्र में आएगा। इनके कारण क्या होगा? वाणिज्यिक संगठन बनेंगे, क्योंकि जब इस स्तर के व्यापार होंगे, जब बड़े लेवल के व्यापार होंगे, तो जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा, या उस समय के लोगों को या व्यापारियों को उस समय के एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे वह व्यवसाय को ठीक से चला सके। तो हम समझें कि उस समय किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन काम कर रहे थे, तो उनमें हम देखते हैं कि जो छोटे मोटे स्थानीय लेन देन है, यह डायरेक्ट उत्पादक भी बेचते थे। मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, जैसे जो मछली मार के लाने वाला मछुआरा है, वह खुद ही मछली बेच देता था। तो छोटे स्तर पर हम देखेंगे तो जो उत्पादक है वही विक्रेता की भूमिका में मिलता है। जैसे परातो समुदाय आपको मिलेगा, यह बेसिकली काम करता है मछली पकड़ने का और नमक बनाने का, और वह भी कहाँ पे? नेदल के क्षेत्र में, जिसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल में की है 5 दिने क्षेत्रों में। तो नेदल में यह मछली पकड़ने का काम करता है। अब ये क्या करेगा? अपने मछली के प्रोडक्ट को डायरेक्ट क्या करेगा? बेच देगा। कुमार के क्षेत्र में हम देखें तो आपको नमक का व्यापारी मिलेगा। कुला वानिकन के क्षेत्र में देखें आपको मक्का व्यापारी मिलेगा। अलवाई वानिकन के क्षेत्र में देखें तो सोने के व्यापारी मिलेंगे। पनिता वानिकन में आप देखें तो आपको चीनी के व्यापारी मिलेंगे। तो ये सारे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का प्रयास करेंगे। जो डायरेक्ट उत्पादन कर रहे हैं वह खुद ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, जो समुद्री उत्पाद है और उसमें भी नेदल क्षेत्र में या तटीय समुद्री क्षेत्रों में, वहां पर मुखिया प्रमुख भूमिका में आएगा और इन व्यापारों में भाग लेने लगेगा। जो तटों पर व्यवस्थाएं होंगी उनको यह मुखिया देखेगा शुरुआती समय में, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा? व्यापारिक तंत्र पर नियंत्रण कर लेगा। मतलब मुखिया एक प्रमुख भूमिका में उभरता हुआ हमको दिखेगा। पहले छोटे प्रोडक्ट ये जो उत्पादन करता है यह खुद से बेचेंगे, लेकिन इसमें एक समस्या आप और देखेंगे, क्योंकि ये जो उत्पादन करता है ये क्या करेंगे? छोटे उत्पादन करेंगे। अब जो आपके बड़े व्यापार है या जो आपके बड़े व्यापारी है, इनको इन छोटे उत्पादनकर्ताओं से अलग अलग मिलना होगा। इनको क्योंकि चाहिए बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट, तो जब इनको बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए तो इनको किसी बड़े उत्पादनकर्ता से संपर्क करना होगा। लेकिन यह समस्या जब आएगी तब क्या होगा? कुछ ऐसे लोग उभरेंगे जो इन छोटे उत्पादनकर्ताओं से क्या करेंगे? प्रोडक्ट को खरीद लेंगे और फिर इसको स्टोर करके एक बड़े व्यवसायी के रूप में हमको मिलेंगे, जो इन प्रोडक्ट्स को इन विदेशी व्यापारियों को बेचेंगे। तो प्रारंभिक स्तर पर हम देखेंगे कि मुखिया जो है इस भूमिका में आएगा और वह तटों पर सबसे पहले प्रकाश घर बनवाएगा, मतलब लाइटिंग का अच्छा अरेंजमेंट करवाएगा। जो भंडारण की सुविधा है उसका यह विकास करेगा। जो गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था है उसका यह विकास करेगा। तो पहले एक सहायक के रूप में आएगा, इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। जो व्यापारी आएंगे जब उनको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो वह भी इनके विकास के लिए काम करेंगे। मान लेते कोई व्यापारी आता है, उसको दिखता है कि भंडारण की इतनी अच्छी सुविधा है, तटों पर लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है, गोदामों की व्यवस्था हमको मिल रही है, तो यह तो हमारे लिए ही है, तो हमको भी थोड़ा बहुत योगदान करना चाहिए। व्यापारी भी दान देंगे। जातक कथाओं को अगर हम देखें जो कि संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से। तो उन कथाओं में अगर हम देखें तो वणिक, श्रेष्ठिन और सार्थवाद, यह 3 तरह के व्यवसायी हमको मिलते हैं जो दानों को देते हैं। तो एक दानकर्ता के रूप में जातक कथाओं में इनका उल्लेख हमको मिलता है। वणिक को अगर हम देखें तो मुख्यतः यह छोटा व्यापारी है। श्रेष्ठिन एक धनी व निजी उद्यमी है। यह ज्यादातर कहां से होगा? राजा के दरबार में और व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। जो राजा की वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हमको यह श्रेष्ठिन करता हुआ
मिलेगा। श्रेष्ठिन एक बड़ा व्यवसायी मिलेगा, एक बड़ा धनी व्यक्ति आपको मिलेगा और मुख्यतः यह राज्य की तरफ से व्यवसाय को करेगा। कभी कभी यह श्रेष्ठिन आपको इतना ताकतवर मिलेगा, यह राजा को उधार भी देगा। जैसे आप देखेंगे जब आप आधुनिक भारत को पढ़ेंगे और आधुनिक भारत में भी जब आप पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध को, वहां भी आप करिए कि इस तरह के व्यवसायी आपको मिलेंगे। जैसे आपने नाम सुना हो धनिक चंद्र का, जो कि लोन देता है और युद्ध के समय यह पलट जाता है। तो वहां भी आप देखेंगे कि इस तरह के धनी व्यवसायी आपको मिलेंगे जो राजा को धन देंगे उनकी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए। इसी तरह से श्रेष्ठिन हमको मिलेगा प्रारंभिक भारत के काल में, जो कि राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए धन उपलब्ध कर पाएगा। जो सातवां है यह हमको मिलते हैं कारवां के प्रमुख के रूप में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यापारिक लोग हैं या जो व्यापारी है वह ग्रुप में चलते हैं और ग्रुप में चलने के साथ साथ वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जो इस ग्रुप का लीडर होगा वह मिलेगा हमको किस रूप में, सातवां के रूप में। ज्यादातर ये सातवां क्या होते थे, बड़े व्यापारी होते थे और इनका लगातार आना जाना रहता था, तभी इनको व्यापारिक मार्गों की जानकारी होती थी। तो यह इस भूमिका में आते थे। अब हम देख लेते हैं बंदरगाहों का विकास। तो टामेली और पेरिप्लस इन दोनों ने ही बहुत विस्तृत रूप में यह वर्णित किया है कि भारत के जो पश्चिमी तट है और जो पूर्वी तट है उन पे किस तरह से समुद्री बंदरगाहों का विकास होता है, स्पेशली पहली 2 शताब्दियों के समय। तो भारत के क्षेत्र में व्यापार के विकास के साथ किस तरह से समुद्री बंदरगाहों का विकास होता है, दोनों इस तरह के वर्णन हमको करते हुए मिलते हैं। इसमें हम देखें एक बंदरगाह जिसका नाम है बर्बरिकम बंदरगाह। यह बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर हमको मिलता है और भारत और रोम के व्यापार में यह प्रमुख भूमिका अदा करता है। फिर मिलेगा आपको एक साइरा स्ट्रीम बंदरगाह, जो कि है सूरत में, यह गुजरात तट पे स्थित है और यह भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। एक मिलेगा आपको बेरीगाजा, जो कि है नर्मदा नदी के मुहाने पर और पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में यह सबसे महत्वपूर्ण हमको मिलता है। टामेली, पेरिप्लस इन दोनों ने इसका उल्लेख किया है और भारतीय स्रोतों में इसका उल्लेख भृगु कच्छ के नाम से मिलता है। तो बेरीगाजा और भृगु कच्छ इस नाम से यह बंदरगाह हमको मिलता है। फिर हम देखें जो कोंकण का तट है, यहाँ पर 3 बंदरगाह हमको मिलते हैं, जिनमें सुपारा जो कि मुंबई के पास है, कल्लीने या कल्याण में, सेमिला जो कि मुंबई से 23 मील की दूरी पर है। अन्य बंदरगाह अगर हम देखें तो उनमें हमको बंडगोर जो कि है पानकोट में, पालेपट में जो है दाभोल में, मेलजीगरा जयगढ़ में, पाइजेंटियम जो है आपका बीजाद्रोग में, तुर्गम, तुरानबुआस, यह सारे बंदरगाह हमको मिलते हैं। जो मालाबार तट पर है मुजरिस नामक बंदरगाह जिसपे कंट्रोल होगा चेर राजाओं का, यह भी हमको मिलता है। पेरिप्लस और टामेली और संगम साहित्य के ग्रंथ इस बंदरगाह की चर्चा करते हैं। तो मालाबार का बंदरगाह यह भी आपको आधुनिक भारत के समय तक दिखेगा। फिर आप देखें जो कोरोमंडल तट है वहां पर बंदरगाह हमको मिलेंगे जो कि पांड्यों और चोलों के अधीन होंगे। कावेरीपट्टम का बंदरगाह जो कि आधुनिक भारत में भी फेमस होगा और ताले में भी इसका वर्णन करता हुआ हमको दिखेगा। तो ये बंदरगाह हैं जो आपको मुख्यतः दिखते हैं। इसके अलावा हम देखें तो आंध्र प्रदेश के तट पर हमको 2 बंदरगाह दिखते हैं, जिनमें कोंटा कोसलिया जिसे घंटसाल के नाम से भी जानते हैं और अल्लुसाइन। इसके अलावा जो गंगा का डेल्टा है वहां के बंदरगाह अगर हम देखें तो पेरिप्लस इनका उल्लेख करता हुआ मिलता है और इन बंदरगाहों के बारे में वह बताता है। जो ये बंदरगाह है इसकी मुख्यतः पहचान होती है जो चंद्रकेतुगढ़ का क्षेत्र है वहां के पुरातात्विक साक्ष्यों से। यह वर्णन हमको मिलता है कि ये जो बंदरगाह है यह मलमल के लिए काफी प्रसिद्ध है और गंगा नदी की इस घाटी के बंदरगाह से जो भृगुकक्ष का बंदरगाह है दक्षिण भारत में भी हमने देखा है वहां पर निर्यात किया जाता था। मतलब बंदरगाहों का उपयोग स्थानीय या आंतरिक व्यापार के लिए भी किया जाता था और जो बाह्य व्यापार है या जो विदेशी व्यापार है उसके लिए भी इस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। एक शब्द मिलेगा आपको एम्पोरियन। एम्पोरियन टॉमेली ने अपने लेखों में इस शब्द का प्रयोग किया है और यह कहता है कि ऐसे चुनिंदा बंदरगाह इसको दिखते हैं जहां पर व्यापारिक चौकियों का निर्माण किया गया है। तो एम्पोरियन शब्द का प्रयोग टॉमेली अपनी पुस्तकों में बार बार करता है और यह भारत के ऐसे चुनिंदा बंदरगाहों के विषय में बताता है जहां पर व्यापारिक चौकियों का विस्तार किया गया है। टॉलेमी ने गंगे और टामेली टेस के बंदरगाहों के लिए इस शब्द का
प्रयोग किया है। अब जो आपका यह व्यापारिक चौकियों के रूप में विकसित हुआ बंदरगाह है, यह क्या है? तो इसके विषय में जो BN मुखर्जी है वह कहते हैं कि जिस किसी बंदरगाह पे रोमन बस्ती थी, टॉलेमी ने क्या किया, उनको एम्पोरियल नाम दे दिया। तो दरअसल एम्पोरियल नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उन बंदरगाहों के लिए जहां पर हमको रोमन बस्तियां दिखती हैं, और टॉलेमी इस शब्द का प्रयोग करता हुआ मिलता है। इसमें भी आप एक तथ्य ध्यान रखिए कि जो मालाबार का क्षेत्र है और जो कोरोमंडल का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको एम्पोरियन ज्यादा मिलेंगे। जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको एम्पोरियन कम मिलेंगे। तो एम्पोरियन क्या? ऐसे बंदरगाह जहां पर रोमन बस्तियां स्थापित की गई हैं। निर्यात की जो प्रमुख वस्तुएं हैं, इनके विषय में अगर हम देखें तो प्लिनी और टॉमली, इसके अलावा जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें हमको इंडो रोमन व्यापार के विषय में, आयात निर्यात के विषय में, बहुत सारी वस्तुओं के विषय में पता लगता है। तो अगर हम निर्यात की वस्तुओं में देखें तो कृषि उत्पादों में शामिल जो आपका चावल है, गेहूं है, यह कोंकण तट से, मालाबार तट से, भृगु कक्ष से पूर्वी अफ्रीका के तटों पर निर्यात किया जाता था। रोमन बाजारों में काली मिर्च की जो बहुत डिमांड है वह हम देख पाते हैं कि काली मिर्च इनके यहाँ बहुत फेमस है, और भारतीय काली मिर्च बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में जाता है। रोमिला थापर इस काली मिर्च को कहती हैं ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस काली मिर्च रोम के क्षेत्र में बहुत डिमांड में होती है। चंदन, शिल्प, सूती कपड़े, मलमल, यह सब हमको दिखते हैं। इसके अलावा चीनी रेशम, ये भी भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से रोमन बाजारों में पहुंचता है। हमने देखा था आपका सिल्क रोड, लेकिन इस सिल्क रोड के साथ इसकी समस्याएं भी हमने देखी थी। तो ऐसे बहुत सारे व्यवसायी होते थे जो रोम तक अपना माल पहुंचाने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करते थे। बहुमूल्य पत्थर हम देखते हैं जो कि निर्यात की प्रमुख वस्तु है। इसमें हमको अगेट जो कि सुलेमानी पत्थर है, और काइनेलियन जो कि इंद्रगोप है, यह निर्यात होता हुआ मिलता है। अब आयात देख लेते हैं। आयात में हमको फारस से आता था खजूर, पेरिप्लस, इतावली और अरबी मदिरा, इनका भी हमको उल्लेख मिलता है। बेबीलोनिया और अलेक्जेंड्रिया से सुई के बुने वस्त्र, कांच के बर्तन, कापर, तांबा, टीन और शीशा। रोम के सिक्के बड़ी मात्रा में हमको दिखते हैं, और इन रोम के सिक्कों में बुलियन नामक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में हमको मिलते हैं। तो रोमन सिक्के जिनको बुलियन नाम से पुकारा जाएगा, यह हमको दिखता है। और यहीं पे हमको दिखती है प्लिनी की चिंता। प्लिनी कहता है कि रोम के साम्राज्य से लगभग 55 करोड़ रोमन सिक्के भारतीय साम्राज्य में आ रहे हैं। मतलब रोम हर साल लगभग 55 करोड़ सिक्के गवा रहा है इस पूरे व्यापार से। तो सिक्कों के विषय में अगर हम देखें तो जो तमिल काव्य है उनमें हमको कासु, कनम, पोन, वेनपोन, इनकी चर्चा मिलती है, लेकिन ये सिक्के खोजे नहीं गए हैं। अर्थात तमिल साहित्य में हमको इन सिक्कों की चर्चा मिलती है, लेकिन भौतिक रूप से या फिजिकली हम इन सिक्कों को अभी तक प्राप्त नहीं कर चुके हैं। दक्कन के जो शिलालेख हैं उनमें हमको कहापड़ का उल्लेख मिलता है। यह स्थानीय रूप से चलने वाला चांदी का सिक्का है। तो कहापड़ जो चांदी का सिक्का है, दक्कन शिलालेखों में जिसका उल्लेख हमको मिलता है, यह हम देख पाते हैं। इसके अलावा जो सुवर्ण नामक सिक्का है जो कि रोमन और कुषाण साम्राज्य के समय विकसित हुआ सोने का सिक्का है, उसको हम देखते हैं। शीशे, प्रोटीन, तांबे, टिन और अन्य धातुओं के मिश्रित सिक्के, तांबा, चांदी और पंच मार्ग सिक्के या आहत सिक्के, यह सब भी उस समय प्रचलन में थे। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं किस तरह से व्यापारिक नेटवर्क का विकास हुआ, बंदरगाहों का विकास हुआ, सिल्क रोड का किस प्रकार से उपयोग हुआ, क्या चीजें आयात की जा रही हैं, क्या चीजें निर्यात की जा रही हैं। इसके अलावा जो उस समय के सिक्के हैं उनके विषय में भी हमने काफी डिटेल से जान लिया है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।